चलिए फिर नेक्स्ट वीक आपको पता है संडे को साइंस का टेस्ट है और टोटल जो आपका होगा मार्क्स वो आपको पता है 25 क्वेश्चन। जिस तरीके से मैथ्स में था वैसे ही 25 क्वेश्चन आपका साइंस का ये पेपर होगा। और साइंस में आपको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों, तो फिजिक्स से 9 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री से 8 क्वेश्चन और बायोलॉजी से भी 8 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल क्वेश्चन हो गए 25, मैक्सिमम मार्क्स 100 प्लस 4 माइनस 1। जहां तक पढ़ाया गया वहां तक पूछा जाएगा, एमसीक्यूज होंगे। और मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, देखो आपको बोर्ड भी देना है और आप सिंसियर सिटीजन भी आपको बनना है, तो ऑनेस्टली टेस्ट देना। ऐसा नहीं कि नोट्स वोट्स लेके बैठ गए या एक मोबाइल से लॉगिन कर लिए हैं, दूसरे मोबाइल से गूगल खोले हैं, तो ऐसे आप दे सकते हो। हालांकि हम कोशिश ये भी कर सकते थे ऐप में कि वीडियो भी ऑन करा ले आपसे, बट है क्या ना कि कुछ आपके एंड से भी होना चाहिए। सब कुछ हम ही क्यों करें, आप खुद से ऑनेस्ट बनो ना, कहां तक आपको मॉनिटर किया जाएगा और गाइड किया जाएगा। तो चीटिंग ना कीजिए आप। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप 9 में 0 लाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं पूरा चैप्टर आपको फिर से पढ़ाऊंगा, एक एक वर्ड पढ़ाऊंगा, एक एक चीज अकेले आपको बैठा के पढ़ाऊंगा। अगर आपका 0 आता है तो मैं आपके साथ मेहनत करने को तैयार हूं और ऐसा ही मैं पिछले कई सालों से कर रहा हूं। लेकिन अगर आप चीटिंग करके 9 में 9 करेक्ट भी कर लेते हो और टोटल 36 मार्क्स ला भी लेते हैं और आगे फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। और एक चीज और मैं बता रहा हूं, चीटिंग का एक दूसरा नुकसान जो कि जनरली हम लोग नहीं समझते हैं। पहला तो नुकसान है कि आपको गलत लत लग ही जाएगा और आप हर जगह चीटिंग करना चाहेंगे और जितने भी ऑल इंडिया एग्जाम है वहां चीटिंग होती नहीं है, तो फंसेंगे आप। दूसरा क्या होता है ना कि जब आप टॉपर का टैग लगा लेते हैं, जैसे मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो एलएन जाते हैं तो वहां से गलत रिजल्ट बना के भेजता है। हालांकि एलएन कोटा वाले काफी अच्छा वो सिस्टम डेवलप कर रखे हैं, ऐप के थ्रू पेरेंट्स भी रिजल्ट देख लेते हैं सकते हैं, लेकिन बहुत सारे पेरेंट उतना सिंसियर नहीं होते तो बच्चे झूठ झूठ का रिजल्ट भेजते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आप एक बार अपने ऊपर टॉपर का ठप्पा लगा लेते हो ना, टॉपर का टैग लगा लेते हो, तो आपके माँ बाप इतने इनोसेंट पर्सन्स हैं, वो कई जगह पर ये बात बोलते हैं। जैसे सपोज करो आप इसी में चीटिंग करके 9 में 9 सही कर लिए, इसमें 8 सही कर ले, 100 में आपका 90 मार्क्स आ गया या 94 मार्क्स आ गया, ठीक है। तो अब वो 10 जगह ये बात बोलते हैं, ठीक है, कि आप टॉप किए हैं, या फिर ऐसे ही आप कहीं कहीं और स्कूल में भी टॉप करे चीटिंग करके और ऐसे, तो आपके ऊपर एक टैग लग जाता है टॉपर का जो कि फेक है। तो बाद में जब आप सही में कुछ एग्जाम में अपीयर होंगे, आप आईआईटी में हो, मेडिकल में हो, यूपीएससी में हो, क्लैट में हो, सीए में हो, किसी एग्जाम में तो आपका औकात तो बाहर आना ही है चीटिंग करके। और ये ऐप वाला सिस्टम हर जगह तो है नहीं होगा सब कुछ नॉर्मल होने के बाद। तो इसी वजह से अभी तक ऑल इंडिया कोई एग्जाम हो भी नहीं रहा है, अदरवाइज वो भी ले सकते थे आपका ऑनलाइन, लेकिन सबको पता है चीटिंग हो सकती है। तो कभी ना कभी तो आपका रियल औकात बाहर आएगा। आप सपोज कि यहां पे आप 100 में 90 ला रहे हैं, 95 ला रहे हैं, और एक ऑल इंडिया टेस्ट आप दिए, कोई भी नेशनल लेवल का टेस्ट आप दिए, कंपटीशन आप दिए, और आपका मार्क्स आ गया -10। इसी टाइम पर दिमाग में आता है आपके ये, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं। लोग कहते हैं ना सुसाइड कैसे कोई कर सकता है, आप बीज खुद बोते हैं सुसाइड करने का। अदरवाइज आपको भगवान ने इतना स्ट्रांग बनाया है, आप इतने ब्लेस्ड हैं, आपके आसपास इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, आपके पास इतनी सारी चीजें हैं एंटरटेन करने के लिए। सुसाइड नॉर्मल इंसान को तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन बीज ऐसे ही बो देते हैं हम लोग। अब एक्सपेक्टेशन हम किस मुंह से अपने फादर को बताएंगे कि 360 मार्क्स में मेरा -10 आया है, क्योंकि इसके पहले तो हम झूठ बोल बोल के उनको कभी 245 बताए, 55 बताए, कभी 300 बताए, कभी 310 बताए। अब कहां हम यहां इतना सारा कुछ झूठ बोल रहे थे, अब अचानक -10 आ गया। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारों को मैंने रोका है सुसाइड करने से। मैंने उनका रिजल्ट उनके पेरेंट्स को बताया है, फिर मैंने सॉरी बोला है, फिर बच्चों को मोटिवेट किया। ये सब करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा अगर आप चीटिंग को छोड़ दे तो। आप जो रियल है सो है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे टॉपर ही हो, ऐसा एकदम जरूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे बहुत एवरेज होते हैं, बिलो एवरेज होते हैं, और वो लाइफ में बहुत एक्सेल कर जाते हैं। मार्क्स तो कोई पैमाना ही नहीं है। हम तो टेस्ट इसलिए ले रहे हैं कि हमको पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें कितना समझ में आ रहा है। अदरवाइज टेस्ट का कोई जरूरत ही नहीं है, आपका नॉलेज बूस्ट होना चाहिए। और एक हम लोग मिल भी नहीं रहे फिजिकली, तो बहुत अच्छे से हमको पता भी नहीं चल पा रहा है, तो ये भी एक वजह है टेस्ट लेने का। अदरवाइज मतलब टेस्ट एक है, चलो मतलब एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है, लेकिन इसको इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है कि आप चीटिंग करें, झूठ बोलें, और बाद में फिर आप खुद से नजर नहीं मिला पाए, आईना में खुद का चेहरा नहीं देख पाए, सॉरी बोलना पड़े। उससे अच्छा है कि इन सब चीजों में पढ़े ही ना। सारे लोग पढ़ने के लिए जन्म नहीं लेते, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लास में आपके इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सब थोड़े ना टॉपर हो सकते हैं। चलिए
रिवीजन कर रहे हैं ना हम लोग। एक बच्चा है अमरनाथ, ये व्हाट्सएप अभी जस्ट मेरे को किया था कि सर पैरेलल का फिर से बता देने को। देखो आपको जब कभी भी आपको डेरिवेशन करना हो सीरीज का या पैरेलल का, तो एक चीज तो आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए कि हमें v इज इक्वल टू आई आर ही यूज करना है। जब सीरीज में यूज करना होगा तो v इज इक्वल टू आई आर करेंगे, अपने आप ये R1 R2 R3 हो जाएगा और आप प्रूफ कर जाएंगे। और जब पैरेलल करना होगा तो आप I निकालेंगे और I इज इक्वल टू V अपॉन R करेंगे, और I इज इक्वल टू V अपॉन R आप कर रहे हैं, और इससे आपका अपने आप 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आ जाएगा। ध्यान ये रखना होता है, जो कि न्यूमेरिकल्स में भी आगे बहुत काम आने वाला है ये चीज, कि सीरीज में आपका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। तो सबके लिए V1 निकालेंगे, V2 निकालेंगे, V3 निकालेंगे, या उसी को मैंने ABCD में कन्वर्ट कर दिया था, तो VA माइनस VB, VB माइनस VC, VC माइनस VD ऐसे करके। और जब आप पैरेलल, यहां ध्यान रखना कि करंट सबका सेम है, करंट फ्लो करेगा। लेकिन जब आप पैरेलल की बात करते हो ना, तो पैरेलल में क्या होते हैं कि ये चीजें चेंज हो जाती है। ठीक है, अब क्या है कि एक ही पॉइंट है, मतलब पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी, तो V सब जगह कॉमन है, लेकिन ये I का चूंकि सबका अलग अलग पाथ हो गया, तो ये I1 हो गया, I2 हो गया, I3 हो गया। तो यहां पर आप यही I1 I2 I3 करते हैं, VA माइनस VB अपने आप कॉमन हो जाता है। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाता है। तो ये एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी नोट्स में आपका लिखा हुआ है। इसके बाद भी अगर दिक्कत हो तो मेरे को कॉल कीजिएगा, मैं आपको फोन पे अच्छे से समझाऊंगा। आगे आपने कहा है कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी को सर फिर से बता दिया जाए। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप याद करो, पोटेंशियल डिफरेंस का जब फॉर्मूला बताया जाता तो बताया गया था V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, यानी W इज इक्वल टू वी क्यू, तो आप लिख ही सकते हैं। और V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, और Q इज इक्वल टू आई टी, आ गया आई स्क्वायर आर टी। अब Q इज इक्वल टू आई टी मैंने कैसे लिखा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना, तो Q इज इक्वल टू आई टी। आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर इतना फास्ट आप कर जा रहे हैं, कैसे, कौन सा स्टेप ले रहे हैं, प्रैक्टिस करो आपका भी हो जाएगा। बहुत नॉर्मल सा चीज है सब। Q के जगह पर दूसरा चीज हम लिख ही नहीं सकते। एक बार वो था कि Q1 Q2 हो कूलॉम्स लॉ वाला, तो उसमें भी दो चार्ज होता है तब, और फोर्स की जरूरत हो तो। दूसरा हम लोग अब तक इतना ही जानते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, मतलब इससे नहीं कि आप कितना जानते हैं, मतलब इससे कि जितना जानते हैं उतना पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा ज्ञान मत बटोरिए, जितना बटोर लिए हैं उसका क्रिस्टल क्लियर आइडिया होना चाहिए। तो ऐसे ही करते हैं हम लोग। इसके बावजूद अगर दिक्कत कर लीजिएगा, मैं फोन पे समझाऊंगा। और कोई डाउट था बच्चा? मैंने अभी जस्ट आपका मैसेज देखा है। और कुछ था क्या कि नहीं? और का कोई डाउट है गांव वालों? बोली बच्ची गांव से। और कोई है? किन्हीं को कोई डाउट है? बोलो ही मत, एकदम गजब है भाव है तुम लोग पर। आगे बढ़े हम लोग। ये ना ऐसा है, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का, बिना पेन उठाए, फास्ट। गलत, गलत, गलत। 1 ओम सही है। अगर आप सिर्फ 1 बोलेंगे तो मैं गलत बोलूंगा, 1 ओम बोलेंगे तो सही बोलूंगा। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कीजिएगा ना तो 1 ही आने वाला है। ये सब का प्रैक्टिस थोड़ा किया कीजिए। बाकी मैं शीट बना रहा हूं, जैसे कब कंप्लीट हो जाएगा मैं दूंगा, और बीच में और न्यूमेरिकल क्लास भी करवाऊंगा। फिलहाल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट देख चुके थे, लाइटिंग इफेक्ट ऑफ करंट देख लिए थे क्या? तो आज लास्ट डे हमारा रिवीजन का, एंड we have only 2 or 3 topics we have. First electric power, second electric energy, and third capacitor and capacitance. So as we had discussed in the chapter or in the branch of physics mechanics in class 9th, when we had to discuss about motion, force and laws of motion, gravitation, work energy and power. In the chapter work energy and power we had discussed that the capacity to do work is called
पावर, पावर मतलब 9th एकदम नहीं पढ़े आप लोग? नहीं चलिए, एक बच्चा को एनर्जी समझ में आ रहा है, बाकी लोग का पावर ही चल रहा है क्या? मतलब 9th पढ़े ही नहीं? देखो बच्चा, 9th अगर ढंग से नहीं पढ़े हो तो यहां तो दिक्कत होगा नहीं, दिक्कत होगा 11th में, थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लेना। लेकिन हाँ, अगर आप एनटीएससी देंगे तो एनटीएससी में 9th का भी सिलेबस है, तो अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। एनीवेज, हाँ अभी नहीं आया, आएगा मैं बता दूंगा। आप भी अपने एंड से देख सकते हैं, एनटीएससी गूगल कीजिएगा, आपको सब कुछ डिटेल मिल जाता। हाँ ठीक है, मेरे को जैसे ही पता चलेगा मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, लेकिन आप भी अपने एंड से देख सकते हैं। जो गूगल मेरे पास है वही गूगल आपके पास भी है, तो पता चल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। वैसे अगस्त के महीने में ही नॉर्मली आता है, लेकिन आजकल चीजें नॉर्मल हो नहीं रही हैं। हाँ अच्छा, आप लोग को देखना है। एनर्जी और पावर, ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। और बात ये है ना कि मैकेनिक्स में आपको एनर्जी बताया गया था कैपेसिटी टू डू वर्क और एबिलिटी टू डू वर्क, और यहां पे आपको बताया गया था रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब वर्क क्या है तो आप जानते ही हैं। अब यहां पे जो आपको पढ़ना है ना, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ना है या इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ना है, और इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ना है या नॉर्मल इलेक्ट्रिक पावर पढ़ना है। तो जो आप 9th पढ़े थे उसी को मतलब मिक्स कर लो। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप एनर्जी की बात कर रहे हैं, सपोज करो एक सर्किट से अगर कनेक्ट करने लगे हम लोग, और सर्किट की बात करने लगे, ये ऐसे ग्लो कर रहा है स्विच ऑन करने के बाद, तो चार्ज तो फ्लो कर रहा है ना। अब ये चार्ज जो फ्लो कर रहा है, चार्ज के फ्लो करने में जितना एनर्जी स्पेंड हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। मतलब आपको पता है, चेयर को अपने रूम में से उठा के, एक पॉइंट से उठा के, एक कॉर्नर से उठा के दूसरे कॉर्नर पर रखना है, तो आप क्या करेंगे? कुछ काम करेंगे, वर्क करेंगे। वर्क करेंगे मतलब आपका एनर्जी लग रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रहा है, वही एनर्जी है। अब यहां पे आप थे, ये मस्कुलर हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रिकल एप्लायंस से बात होगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा। तो पहले पावर को देखिए अगर आप, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एनी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस पावर है। P इज इक्वल टू हम लोग वर्क डन बाई टाइम टेकन कहते हैं, या एनर्जी बाई टाइम टेकन कहते हैं। वर्क डन या एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है, टाइम का सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड जो है वो इसका ऐसा यूनिट हो गया, और इसी को आप वॉट कहते हैं। स्मॉल से लिखेंगे क्योंकि जेम्स वॉट साइंटिस्ट का नाम है, या फिर कैपिटल W लिखेंगे। और ये एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कुछ भी आइडिया हमें नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में हमें पता है। बात है ना कि रेट का मतलब ही होता है पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितना काम किया जाए, या यूनिट टाइम में जितना एनर्जी स्पेंड हो, यूनिट टाइम में जितना एनर्जी कंज्यूम किया जाए। अगर आपके पास 100 वाट का बल्ब है, ये इसका पावर है, ये इसका रेटिंग है। अब ये 100 वाट का जो बल्ब है, चित्रा कुमारी क्लास के बाद आप मेरे को कॉल कीजिएगा, ठीक है? 100 वाट का बल्ब है, मतलब आप 100 को लिख सकते हैं 100 जूल अपॉन 1 सेकेंड। मतलब 100 वाट के बल्ब होने का यह मतलब है कि वो बल्ब हर सेकेंड 100 जूल वर्क डन कर रहा है, या 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अब आपसे पूछा जाए अगर कि 100 वाट का बल्ब इलेक्ट्रिसिटी बिल लाएगा या 200 वाट का, तो क्या आंसर होगा आपका? 200 वाट होगा, क्योंकि 200 वाट जो है वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो बिजली बिल आपको आगे जस्ट डिस्कस भी करेंगे, पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं कि बिजली बिल जो आप निकालते हैं वो एनर्जी कंज्यूम पे निकालते हैं। जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा आपका बिजली बिल आएगा, मतलब जितना आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। इसी वजह से तो घर में सबसे ज्यादा हम लोग ध्यान रखते हैं कि एसी फालतू नहीं चलना चाहिए। हमारे घर में बल्ब फालतू का जल रहा होता है, फैन फालतू का चल रहा होता है, एसी बहुत कम ऐसा केस आता है कि एसी फालतू में चल रहा हो या हीटर फालतू में चल रहा हो। तो जिसका भी कंजम्पशन, जिसका भी रेटिंग ज्यादा हो, वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, यहां से आपको दिख रहा है। और इसी एनर्जी को आप क्या कर सकते हैं, E इज इक्वल टू P इंटू टी, मीन्स पावर और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा वो एनर्जी होगा। और नॉर्मली जो आप डिस्कस कर ही रहे थे हम लोग की
चार्ज को एक आप मूव करा रहे हैं, उसमें जो एनर्जी स्पेंड हो रहा है वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होगा। मैंने आपको एक रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि पहले का पढ़ाया हुआ आपको कितना याद है, और 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और दोनों ही का आंसर आपको शांति से ग्रुप में डाल देना है। और आपके पास एक ही अपॉर्चुनिटी होगा, ऐसा नहीं कि 4 बार 5 बार आप बना रहे हैं। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम डाल रहे हैं, लेकिन कैपेसिटर का हम क्वेश्चन डाल रहे हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। आपको यहां नहीं बताना है, ग्रुप में आंसर पोस्ट करना है। ये 5 माइक्रोफैराड है और ये 12 माइक्रोफैराड है। और यहां पे अरे फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर बिटवीन पॉइंट P एंड Q। ये P है, ये Q है, ये 4 माइक्रोफैराड, ये भी 4 माइक्रोफैराड, ये 8 माइक्रोफैराड, ये भी 8 माइक्रोफैराड। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। ग्रुप में डालना है, बोलना कुछ नहीं किसी को। आ गया सारे लोग का? हैव यू ऑल सॉल्व्ड? सारे लोग का आ गया आंसर? 7 माइक्रोफैराड फर्स्ट का, 6 माइक्रोफैराड दूसरा का, 17 माइक्रोफैराड, 17 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। चलो मैंने क्वेश्चन अभी तुरंत क्रिएट किया है, सारे ही लोग आंसर भेज ही दिए हैं। प्रिंस, आर्यन, श्रेया, रतन, चित्रा, आयुष। चित्रा, अभी तेरे तरफ से कोई आवाज आ रहा था, किसका आवाज था वो? तो माइक क्यों ऑन रखे थे आप? नेक्स्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं क्या आंसर आएगा। और यहां कॉन्सेप्ट हो जाता है उल्टा। यही वो चीज था जो मेरे को देखना था कि आपको याद है कि नहीं। ये 5 और 12 पैरेलल में है, तो आपको C इफेक्टिव बताया गया था कि C1 प्लस C2 होता है, तो सीधा 5 प्लस 12 कर देना था। 17 माइक्रोफैराड अगर आया है तो आंसर सही है आपका। ये पैरेलल में है, लेकिन उसके पहले ये सीरीज में है, ठीक है? तो पैरेलल में आप इसको ऐड करते हैं ना, तो लेकिन पैरेलल में तो भाई पहले तो इसको सीरीज सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4 और 4 मिलके हो जाएंगे 2, और 8 और 8 मिलके हो जाएंगे 4, और 2 और 4 मिलके हो गए 6। तो एक आंसर आपका हो गया 17 माइक्रोफैराड और दूसरा आंसर हो गया 6 माइक्रोफैराड। सब लोग का आया है? श्रेया का तो 2 माइक्रोफैराड आ गया है, चित्रा का भी 2 माइक्रोफैराड आ गया है। चलिए कोई बात नहीं है, ये रेसिस्टेंस का उल्टा कॉन्सेप्ट है और इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो पता चला रेसिस्टेंस वाले में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा दिए। तो मेरे को बस ये देखना था कि आपको कितना याद है। तो उल्टा हो जाता है यहां पर, C इफेक्टिव जो होगा C1 प्लस C2 हो जाएगा अगर आप पैरेलल की बात करें तो, और सीरीज में 1/C इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाता है। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्यों हम अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और क्यों वोल्ट मीटर को पैरेलल में। देखो, अमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें लो रेसिस्टेंस है, और वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हाई रेसिस्टेंस। तो अब आपको यह बात याद होगा, सारे लोग को याद होगा यह बात, कि सीरीज में रेसिस्टेंस ऑलरेडी ज्यादा होता है। यह बात हम लोग किए भी हैं, प्रूफ किए हैं। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। न्यूमेरिकली हमने देखा है कि 2, 3, 5 सब मिलके ऐड होकर कितना ज्यादा हो जाते हैं। तो ऑलरेडी अमीटर का अगर आप लो रेसिस्टेंस है तो इस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन वोल्ट मीटर जो है इसका रेसिस्टेंस ऑलरेडी हाई है। अगर आप इसको सीरीज में कनेक्ट कर दीजिएगा तो क्या होगा रिजल्ट? रेसिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। जब कभी भी आपको सर्किट का रेसिस्टेंस कम करना होता है तो आप उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और जब रेसिस्टेंस बढ़ाना होता है तो उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो यहां पे ऑलरेडी लो रेसिस्टेंस है तो आप सीरीज
प्रॉब्लम नहीं है। यहां रेसिस्टेंस ज्यादा था तो रेसिस्टेंस के मैग्नीट्यूड को कम करने के लिए आप उसको पैरेलल में लगा दिए। क्लियर? आगे ये है कि आप हीटिंग कॉइल जो होता है, हीटिंग एलिमेंट जो होता है, जो आप जिसको मतलब आप लाइक इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक केटल है, इलेक्ट्रिक ओवन है, या फिर गीजर है, टोस्टर है, हीटर है, तो ये सब जो डिवाइसेस हैं उसके अंदर जो कॉइल होता है, उसके अंदर जो हीटिंग एप्लायंस होता है, वो अलॉय का बनाते हैं हम लोग, मेटल का नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये वर्क, एक चीज तो याद रखना कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर कौन कौन से एप्लायंस वर्क करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब है, हीटर है, गीजर है, टोस्टर है, इलेक्ट्रिक केटल है, ये सब वो डिवाइस, इलेक्ट्रिक फ्यूज है, ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर वर्क करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर वर्क करते हैं, इसका ये मतलब है कि ये H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT पर वर्क करते हैं। अब देखो, आपको जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर वर्क कर रहे हैं, उसमें आप करते क्या हो? आप एक ही काम करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कराते हो? हीट एनर्जी में। यही तो काम है ना उस सारे हीटिंग जो भी हीटिंग इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है। इलेक्ट्रिक आयरन का क्या काम है? आप उसको हीट ही तो यूज कर रहे हो, आप एज इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो और आपको एज आउटपुट हीट एनर्जी मिलता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप दे रहे हैं, हीट एनर्जी आपको मिल रहा है। ज्यादा हीट एनर्जी अगर आपको चाहिए, जो कि डेफिनेटली आपको चाहिए ही, तो उसके लिए आपको H कब बढ़ेगा? जब आप आई स्क्वायर RT को बढ़ा दो। अब करंट तो आप ज्यादा, करंट का अपना एक फिक्स है कि आप उतना करंट दोगे। टाइम तो चलो एक अलग ही फैक्टर होगा कि कितने देर आप यूज कर रहे हो। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हो जाता है रेसिस्टेंस। मींस कि अगर आप रेसिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, और रेसिस्टेंस को घटाएंगे हीटिंग इफेक्ट भी घटेगा। अब आप क्या करोगे यहां से कि आप इस रेसिस्टेंस को बढ़ाने के लिए ही अलॉय यूज करोगे, मेटल यूज नहीं करोगे। क्यों? मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर का मतलब रेसिस्टेंस लेस, कंडक्टेंस मोर। तो अब इनको अगर आप यूज कीजिएगा तो इनका तो रेसिस्टेंस ऑलरेडी कम है, तो डेफिनेटली हीट भी आपका हो जाएगा कम। लेकिन अलॉय का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है तो डेफिनेटली हीट भी ज्यादा होता है। अब देखो ये चीजें समझने को लैंग्वेज में आप खुद कन्वर्ट कर लो ना, एज हाँ बता रहे, लैंग्वेज में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? एज वी ऑल नो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट मींस दे हैव लेस रेसिस्टेंस, दैट्स व्हाई दे कॉज लेस हीटिंग इफेक्ट। बट alloys have more resistance, that's why they cause more heating effect। और भी इसको ब्यूटीफुल बनाना चाहो, और भी इंफॉर्मेटिव बनाना चाहो, और भी ऑर्गेनाइज्ड आंसर को करना चाहो, तो आप लिख सकते हो, शुरुआत ही इसी लाइन से करो, वो करके H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT लिखो। देखो आंसर लिखने का तरीका बता रहे, बाकी लोगों से आपका आंसर एकदम डिफरेंट होगा और आपको मार्क्स बहुत अच्छा मिलेगा। सीधा आंसर में लिखो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, और सुंदर बना दो, बाई जूल्स हीटिंग लॉ वी नो दैट H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। इट मींस H डायरेक्ट टू R, इसको कर दो अंडरलाइन। अब आगे लैंग्वेज लिखो, देखो कैसे एग्जामिनर इंप्रेस्ड होता है। घर आएगा, आपके घर आएगा 1 किलो मिठाई लेके, क्या बच्चा आंसर लिखा है। और अगर उल्टा पलटा लिखे तो डंडा लेके भी एग्जामिनर आता है, मारता है, बच के रहना। यहां तक लिखे आप, उसके बाद आप लिखिए कि बाय जूल्स हीटिंग लॉ वी हैव अ क्लियर आइडिया दैट हीटिंग इफेक्ट इज, या heat generated due to electricity is direct proportional to resistance। means if resistance is more, the heat produced will be more, and if the resistance is less, the heat produced will also be less। paragraph change करो, metals have less resistance as they are good conductor of electricity, that's why they produce less heat, but alloys have more resistance, that's why they produce more heat which is required for us। only because of that reason we use alloys for heating
heating coils or heating materials in any heating appliance rather than a pure metal. Clear है? हिंदी में बोले, जूल्स हीटिंग लॉ से हमें पता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसका मतलब यह है कि H इक्वल टू आर है, मतलब आर बढ़ाया जाए तो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, आर घटाया जाए तो हीट भी कम प्रोड्यूस होगा। जूल्स हीटिंग लॉ से हमें पता चल रहा है कि हीटिंग इफेक्ट बढ़ाने के लिए या हीट जनरेटेड बढ़ाने के लिए रेसिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसका मतलब उनका रेसिस्टेंस कम होता है, इस वजह से हीट जनरेटेड भी कम होगा। लेकिन एलॉयज का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए वजह से वो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। इसी वजह से हम लोग हीटिंग कॉइल ऑफ एनी हीटिंग एप्लियंस एलॉयज का बनाते हैं रादर देन अ प्योर मेटल। ठीक है, हाँ जी बताइए बताइए। क्या बोल रहे बच्चा, बताइए। आवाज आपका कट कट के आ रहा है, फिर से बोलिए। क्या डाउट है बताइए। अच्छा, बस अब इसके बाद तो दो ही टॉपिक बचता है आपका, जो कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटेंस। आज मैं आपका ये सिलेबस दूसरी बार खत्म कर रहा हूं, इसके बाद हम लोग मैग्नेटिज्म नेक्स्ट शुरू करेंगे, उसके पहले न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। नहीं हो पाया शीट अगर रेडी तो बीच में करते रहेंगे, लेकिन मैग्नेटिज्म शुरू कर लेंगे। और एक बार फिर लास्ट में आपका दिसंबर जनवरी वाला जो टाइम होगा उसमें फिर से आपको रिवाइज कराऊंगा। टेस्ट जो संडे को होगा उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पूछा जाएगा, 2 या 3 न्यूमेरिकल होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन न्यूमेरिकल जो होगा आपका डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड होगा, मतलब सीधा फॉर्मूला पर, फॉर्मूला का रिवीजन कर लीजिएगा। क्या बच्चा, क्या वक्त बता दिया जाएगा, वो तो सैटरडे को बताएंगे ना। वैसे कम ही वक्त दिया जाएगा क्योंकि मैथ तो है नहीं कि बहुत ज्यादा सॉल्व करने में टाइम लगेगा। 25 क्वेश्चन है तो उसके लिए 30 मिनट बहुत है। कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर क्या होता है, देखो कैपेसिटेंस और कैपेसिटर जो कॉन्सेप्ट है वो स्टोर ऑफ चार्ज है। ठीक है, चार्ज को स्टोर करने का जो कॉन्सेप्ट है उसी को आप कैपेसिटर या कैपेसिटेंस कहते हैं। अब है क्या ना कि अब तक जो आप पढ़ रहे थे चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना, फिर चार्ज को फ्लो कराना। अब अगर हम चाहते हैं कि किसी बॉडी में चार्ज को स्टोर करें हम, तो उसका जो कॉन्सेप्ट आता है वही कैपेसिटेंस और कैपेसिटर है। नॉर्मली अगर कैपेसिटेंस की बात की जाए तो C इज इक्वल टू Q, मतलब कैपेसिटेंस एक रेशियो है इलेक्ट्रिक चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का। सपोज किसी बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट है और अगर उसका चार्ज 1 कूलम है, तो ये जो रेशियो होगा वही कैपेसिटेंस कहलाएगा। अब कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक सिस्टम है, कैपेसिटर एक डिवाइस है जो लेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी चार्ज को स्टोर करता है। जैसे जब चार्ज जनरेट करने का प्रोसेस हम आपको बता रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कंजर्व्ड होता है। आप रब कर रहे हैं और इसमें चार्ज आ जा रहा है, और अगर आप खुद चौड़े हो रहे हैं कि आपने चार्ज प्रोड्यूस कर दिया है, तो आप ब्रांडेड बेवकूफ है। आप चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप मास प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और ना ही इन सबको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एक्चुअली आप चार्ज को एक्टिवेट करते हैं। सपोज किया जाए कि ये कोई बॉडी था जिसमें पॉजिटिव चार्ज था, और आप इसके बगल में लेस चार्ज मतलब चार्जलेस बॉडी लाए। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बोल रहा था कि चार्ज वाला टॉपिक मैंने आपको बताया था कि चार्ज प्रोड्यूस नहीं किया सकता है, चार्ज एक्टिवेट किया जा सकता है। और चार्ज एक्टिवेट करने का 3 तरीका, बाय कंडक्शन, बाय फ्रिक्शन और बाय इंडक्शन। मैं इंडक्शन वाला यूज कर रहा हूं, मतलब चार्ज बॉडी के नजदीक अनचार्ज बॉडी को ला रहा हूं। देखो आप जैसे इसके नजदीक इसको लाओगे तो ये
ये चार्जलेस है, इसका ये मतलब नहीं कि इसमें चार्ज नहीं है, अनचार्ज नहीं है ये, इसके अंदर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही ना, प्रोटॉन्स तो होंगे ही ना, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फिलहाल सेम है, तो और एक ही मतलब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके रखे हैं, तो आप इस बॉडी को न्यूट्रल मान रहे हो। जैसे ही पॉजिटिव यहां आएगा, ये यहां पे निगेटिव को अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, और जब इधर निगेटिव हो गया तो इधर ये पॉजिटिव हो गया। अब मेरे को बताओ, ये बॉडी चार्ज हो गया क्या? ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, बी चार्ज हो गया क्या? यस और नो? नहीं हुआ, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन था उतना ही तो है अभी भी, आपने बस इसको डिसोसिएट कर दिया यहां पे लाके। अब आगे आप अर्थिंग करेंगे, अर्थिंग के बारे में सेकंड चैप्टर में लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अर्थिंग जब आप कर देते हैं तो V0 हो जाता है इस वाले पार्ट का। अब इसमें निगेटिव चार्ज आ गया, ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज, और इसी पूरे सिस्टम को आप कैपेसिटर कहते हैं। मतलब कैपेसिटर एक सिस्टम है जिसमें चार्ज को स्टोर किया जा रहा है लो पोटेंशियल पर। बाकी कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के बारे में डिटेल में डिस्कशन हम लोग करेंगे क्लास 12th में, और इसको हम लोग फैराड ऐसा यूनिट देते हैं कैपेसिटेंस का। और अभी जस्ट जो मैंने आपको न्यूमेरिकल दिया था, माइक्रो फैराड मैंने दिया था, एक माइक्रो फैराड का मतलब 10⁻⁻6 फैराड होता है। अगर इसी को और भी किलो फैराड अगर रहता है 10⁻3 फैराड हो जाता, इस तरीके से किया जाता है। तो यही सारा कॉन्सेप्ट था कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के बारे में। चार्ज को स्टोर करना है, और अगर रेशियो की आप बात करें चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का, तो वो कैपेसिटेंस है, और जो डिवाइस की आप बात करें जो चार्ज को स्टोर करता है वो कैपेसिटर है। बताइए बच्चा। कौन बोला? कौन बोला? मासलेस कुछ नहीं होता है। देखो कुछ कुछ चीज जो है ना अभी फिजिक्स में, वो अंडर रिसर्च है, फिजिक्स के औकात से बाहर है कि वो बता सके कि मास कहां से आया। फिजिक्स के औकात से बाहर है कि वो बता सके कि एनर्जी कहां से आया। अभी भी हम लोग अच्छे से नहीं जानते हैं कि डार्क मैटर क्या है। अभी भी इस बात पे हम रिसर्च कर रहे हैं कि डार्क एनर्जी क्या होता है। ये सब वो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में कुछ फिलहाल नहीं बताया सकता है, क्योंकि इन पे हमारा रिसर्च चल रहा है। आप सब वो जानते हो ना, LHC के बारे में जानते हो? लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बाउंड्री पे 100 मीटर नीचे सबसे बड़ा, अब तक के पूरे वर्ल्ड में अब तक का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और वहां पे यही सब चीज तो किया जा रहा है। वर्ल्ड के मोर देन 100 यूनिवर्सिटीज से अलग अलग जगह से, और डिफरेंट कंट्रीज के मोर देन 1000 या 10,000 है शायद, साइंटिस्ट वहां पे काम कर रहे हैं, और यही सब काम वो कर रहे हैं। बीच में आप सुने होंगे गॉड पार्टिकल के बारे में। ये गॉड पार्टिकल कुछ है नहीं, वो सर्न एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूरोप की मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरीके से अमेरिका का नासा, इंडिया का इसरो, वैसे ही। तो वो लोग वहां पे काम कर रहे हैं। गॉड पार्टिकल वर्ड उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन हमारी मीडिया ऐसा बताती है कि वो गॉड पार्टिकल है, क्योंकि वो गॉड के बराबर है। वहां पे स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा स्पीड अटेन किया जा सकता है, या फिर फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है। वो सारी चीज की जा सकती है, नहीं की जा सकती, अभी वो चल रहा है। फिलहाल अगर कोई आपसे बोले कि मासलेस कोई बॉडी हो सकता है कि नहीं, तो आपका आंसर होना चाहिए नो, क्योंकि अभी तक हमारा जो फिजिक्स डेवलप हुआ है और अभी तक जो हम जानते हैं, मास नहीं है इसका मतलब बॉडी नहीं है। आपको पढ़ाया गया होगा क्लास 9 के केमिस्ट्री में भी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का भी कुछ ना कुछ मास होता है। विदाउट मास कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप चाहे जिसका भी एग्जाम्पल ले रहे हो, क्या
आपका आवाज कट रहा है बाबू, फिर से आप अच्छे से, अगर आप ईयरफोन यूज कर रहे हो तो माइक को थोड़ा नजदीक लाके बोलिए। कहां पे पढ़े हैं कि किसका मास नहीं होता है? किसका? लाइट। लाइट कोई बॉडी है? कौन बोला? फिर फोटोन बोलो ना। अच्छा ठीक है, इतना 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 उलझते हो आप लोग लाइट और फोटोन में। मेरे को इतना बताओ ना, क्लास 9th में साउंड पढ़े हो ना? आप बताओ, साउंड में मास होता है? देखो ये सब सेंसेशन है, किसी चीज को आप देख रहे हो। लाइट बॉडी है कि नहीं, ये तो अपने आप में ही बहुत बड़ा बहस है, और अभी तक मतलब कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता है इसके बारे में। मैं कुछ बोलूं तो हो सकता है वो कुछ दिन बाद गलत साबित हो जाए, इसलिए मैं बचता हूं इन सब चीजों पे। वैसे आपने अगर कहीं पे क्लियर पढ़ा है कि लाइट हैज नॉट मास, तो मेरे को आज ही प्लीज स्क्रीनशॉट भेजिएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऑथेंटिक वेबसाइट इतनी बड़ी गलती करेगी कि वो लिख दे कि लाइट के पास मास नहीं होता है। तो आई एम जस्ट वेटिंग, आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको यह समझा रहा हूं कि इन सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अभी तक हमें नहीं मैं फिर से बोल रहा हूं, मासलेस हम लोग किसी चीज को नहीं बोल सकते हैं। हम लोग हमेशा कह देते हैं कि किसी बॉडी में एनर्जी क्यों है, तो हम कहते हैं कि बॉडी में एनर्जी इसलिए है क्योंकि बॉडी के पास मास है। मास है तो एनर्जी होगा, लेकिन मास कहां से आया ये हमें नहीं पता। तो अभी तक हम लोग ऐसा किसी बॉडी के बारे में नहीं जानते जिसके पास मास नहीं हो, और दूसरा अभी तक हम लोग ये भी नहीं जानते कि मास आया कहां से। हमें नहीं पता डार्क मैटर क्या होता है। बाकी डेफिनेशन अगर आप गूगल पे डार्क मैटर लिखोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। डार्क एनर्जी क्या होता है, इन सब पर रिसर्च चल रहा है। जैसे ही अगर कुछ नया डेवलपमेंट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी अगर कुछ आप अलग तरह का देखे हैं तो मेरे को स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मैं उसी विंडो पर आपको वहीं पे समझाऊंगा। और कुछ डाउट है? तो ये आपका चैप्टर दूसरी बार यहां पर खत्म होता है। स्टिल आप पढ़ते रहिए, मैं होमवर्क तो कुछ दे नहीं रहा हूं, लेकिन आप रिवाइज करते रहिए, और अगर कोई डाउट होता है या कुछ नहीं समझ में आता है तो मेरे को व्हाट्सएप करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू, गुड नाइट।